यह जो ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन है, ये भी बहुत जरूरी संगठन है। हमारी आने वाली पीढ़ी सही राह पर जाए, आसाम के बच्चों की ऊर्जा, एनर्जी का उपयोग, इनके हाथों में बंदूक न पकड़ाई जाए, इनके हाथों में माचिस की तिलियां पकड़ा करके रोड बंद करना, रेल बंद करना, टायर जलाना, ट्रक जलाना, बस जलाना, इनका ये काम ना हो, बल्कि अपने जीवन को, दुनिया को आगे बढ़ाने के काम पर उनको लगाया जाए। इसके लिए यह ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन जरूरी है। यहाँ जो गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को देख रेख नहीं कर पाते, ये ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन वो गार्जियन की उस कमी को पूरा करे। इसके लिए हम मान के चलते हैं कि ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन का गठन जरूरी है। आसाम में जो यूथ है जिसको पढ़ना चाहिए स्कूलों में, जिनकी जिंदगी खतरे में, बड़े होके वो क्या करेंगे, उनकी जिंदगी कैसे चलेगी, उनका धंधा, बिजनेस, नौकरी, परिवार, माँ बाप कैसे उनके बारे में कुछ करेंगे, ये न सिखा के आसाम के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर उन लोगों को राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, रोड बंद कराते हैं, रेल बंद कराते हैं, सड़क बंद कराते हैं। इलेक्शन के टाइम पे सब लोगों को कहते हैं कि अपने माँ बाप को, सबको, गांव वालों को बताओ, सबको जाके बीजेपी को वोट दें, फिर बोलेंगे कभी कांग्रेस को वोट दें, इस बार उनको वोट दें, और जिसको वोट देने के लिए करते हैं उनसे कई करोड़ रुपए कमाते हैं। ये एक बिजनेस हो गया है, व्यवसाय। लेकिन ये बीमारी केवल असम में है, ये दूसरे स्टेट में नहीं है। यूपी में ऐसा नहीं है, पंजाब में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। ये बीमारी ज्यादातर आसाम में है, थोड़ी थोड़ी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। वो भी इसलिए गई है, यही का असर है। तो जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश के यहां बाकी काम कर रहे हैं, इनका मकसद स्टूडेंट की बेनिफिट नहीं, स्टूडेंट की लाइफ को बेटर बनाना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं। इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हम लोगों को रोड बंद करा दें, रेल बंद करा दें, और अखबारों में, टेलीविजन चैनल पे अपनी फोटो छपवा दें कि देखो मैंने रेल बंद करा, देखो मैंने रोड बंद करा दी, इलेक्शन में काम आऊंगा, बीजेपी वालों लाओ 20 करोड़ रुपए, देखो मैंने ये ट्रैक बंद करा दिया लखीमपुर से रगिया, देखो ये ट्रैक कोकराझार से गुवाहाटी का बंद करा दिया, ये देखो लामडिंग से गुवाहाटी का बंद करा दिया। ये रेल बंद करा के क्या लेते हैं, पैसा कमाते हैं। ये धंधा हो गया है, और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है, हमारा स्टूडेंट। उनकी लाइफ खत्म। जब उन बच्चों को वो रेल बंद, रोड बंद करते करते बड़े हो जाते हैं, तो परीक्षा में नंबर नहीं मिलता। भाई दो ही काम होगा, या तो रेल ही बंद कर लो या एग्जाम ही दे, एक ही काम होगा, दोनों तो होगा नहीं। फिर एग्जाम में नंबर नहीं मिलता, जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन को फेल हो जाते हैं, उनको कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो योग्यता नहीं होती। तो न तो प्राइवेट वाले उनको रखें, कंपनी वाले, न सरकार अपने यहां रखे, तो वो क्या करें, वो फिर दर दर भटकते हैं, फिर घर में तकलीफ होती है। परिवार वाले क्या कहते हैं कि तुम्हारी उम्र हो गई, शादी कर लो। अब शादी कर लेते हैं, उनके पास आमदनी नहीं है, शादी करने के बाद फिर बच्चे हो जाते हैं, उनका खर्चा कहां से लाए। जब घर में टेंशन पड़ती है, परेशानी बढ़ती है, तो वो शराब पीना, क्यों, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका ब्रेन फटने लगता है। शराब पी के उन्हें लगता है कि कुछ देर के लिए उनका ब्रेन रिलैक्स हो गया, इसलिए आसाम में शराब हो जाता है। यूथ
परसेंटेज में तो कहना मुश्किल है, अगर गवर्नमेंट कोई सर्वे कराए, औसतन 100 में से 70, 80, 80 यूथ शराब पीता है। ये शराब उसका शौक नहीं है, परिस्थितियां उसको शराब में ले जाके धकेल पुश करते हैं। और दूसरे लोग क्या करते हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन यहां काम करते हैं कि अच्छा तुम्हें नौकरी नहीं मिली, ऐसा करो ये बंदूक पकड़ो, जब हम कहें तो गोली मारो, तुमको हम इतना पैसा देंगे। फिर क्या करते हैं, उनको बंदूक पकड़ा देते, मरता क्या नहीं करता, वो बेचारे को कोई सपना दिखा देते हैं कि ये हम आंदोलन चला रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, होना कुछ नहीं। वो बंदूक पकड़ के जंगलों में चले जाते हैं और फिर जंगलों में उनको पुलिस पीछा करती है, कभी गोली कुत्ते की तरह धड़ाम से मार देती है, चिथड़े हो जाते हैं। और वहीं जंगल में किसी को पता भी नहीं चलता, कोई खबर भी नहीं आती, कोई न्यूज भी नहीं बनती कि पुलिस वालों ने, सेना वालों ने मार दिया जंगल, कोई खबर नहीं आती, वहीं आदमी के कुत्ते की मौत हो जाती। इसलिए सोचने की बात तो है कि आसाम स्टूडेंट वो पौधा होता है कि उसके चारों तरफ बाढ़ लगाई जाती है। छोटे पौधों को देखो कि जानवर चर न ले, कोई गाड़ी न गुजर जाए, तो चारों तरफ एक घेरा बनाया जाता है, पौधा बीच में होता है। स्टूडेंट कोमल होता है, मन से कोमल होता है, तन से कोमल होता है, उसको एक बाढ़ की घेरे की जरूरत होती है। ये घेरा बनाने की बजाय जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आसाम में काम कर रहे हैं, वो उनको ऊपर से कुचल रहे हैं, जो पत्ते वाला हिस्सा है उसको नोच मुट्ठी से पकड़। इसलिए आसाम में एक नए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। और ये बात पूरे आसाम में बताने की जरूरत है कि आप लोग अपने बच्चों को किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से मत जुड़ने दें। ये खतरा है आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद है। ये जिंदगी बर्बाद करने की मशीन, किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई जुड़ा तो वो सब प्रफुल्ल महंता नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। एक प्रफुल्ल महंता स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके सीएम बन गए, बाकी लोग सब सीएम बन गए क्या? सब एमएलए बन गए, सब एमपी बन गए, या सब संसुमा मासूमदारी बन गए? इसलिए सही राय पेरेंट्स को, मां बाप को देने की जरूरत है कि भाई अपने बच्चों को संभालो। आपका बच्चा भटक जाएगा, वो बेचारा कोमल है, कोमल मन है, उसे क्या मालूम, कोई बड़ा आदमी आता है, बोलता है, कोई करता, वो उसके जाल में फंस जाते हैं, चले जाते हैं। फिर उनको कहते हैं कि रोड बंद करो, ये टायर जलाओ, फिर रेल बंद करो, ये करो, ये सब करो, और इनका जो नेता है, स्टूडेंट नेता, वो सारे लोगों को बेच के पैसा कमाएगा और अपनी बीवी को दे, अपने बच्चों को यहां नहीं पढ़ाते। पता लगाओ, ये जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले नेता हैं, ये अपने बच्चों को आसाम में नहीं पढ़ने देते, देहरादून में पढ़ाते हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं। वो जानते हैं कि उनके बच्चे अगर उनके आसाम में पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आप जरा सी जानकारी करो कि जितने आंसू बासु जितने हैं, इन लोगों के बच्चों को देखे पढ़ते कहां? और क्या अगर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी चीज है तो उन्होंने अपने बच्चों को स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भर्ती क्यों नहीं कराना चाहिए? बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेता, हेड, मुखिया अपने लड़की को, अपने लड़के को कहता, बेटा तुम हमारे संगठन भर्ती मत हो। अपने बच्चे को तो तुम अपने संगठन में भर्ती करने को तैयार नहीं हो, तो क्या बाकी मां बाप के बच्चों से दुश्मनी है जो अपने संगठन भर्ती कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? इसलिए एक यूथ रिफॉर्म की जरूरत है आसाम, एक युवा रिफॉर्म की जरूरत है, एक नई चेतना की जरूरत है, एक नए
वैचारिक आंदोलन की जरूरत है, जिसमें मां बाप को आगाह किया जाए कि आप अपने बच्चे को संभालो। बच्चा छोटा है, उसको ज्ञान नहीं है, उसे कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। उसको अच्छा लगता है हुल्लड़ मचाना, जैसे होली होती है, सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो बच्चे सबसे ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि बच्चों को खेल अच्छा लगता है। तो वो खेलते 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 भटकते भटकते कहां पहुंचा देते हैं, जहां जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए आसाम में एक नए तरह के स्टूडेंट्स आंदोलन की जरूरत है, और उनको ये बताया जाए कि हर चीज की एक उम्र होती है। जब आपको रेल रोड बंद करना हो, आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेना, तब करना, लेकिन कोमल मन, कोमल बच्चों को अपनी पैसा कमाने का हवस मत बनाए, पैसे कमाने का जरिया मत बनाए। अगर ऐसा होगा तो मां बाप सुखी रहेंगे, बच्चों का भविष्य बनेगा, और ये जो बेचने के लिए स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, ये नहीं मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि स्टूडेंट नेता ने कह दिया कि आग लगा। अब उन्होंने कहा कि नेता ने कह दिया, लो माचिस और पेट्रोल लिया, ले जाके आग लगा। अब किसी बिल्डिंग में, सरकारी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में कहीं आग लगा दिया, और पुलिस ने क्या किया, उसमें से 50 लोगों ने आग लगाया था, तो 5 को पकड़ा और मुकदमा लिख लिया। मुकदमा लिखने के बाद कोर्ट का प्रोसीजर चलने लगा और सजा हो गई। वही स्टूडेंट आगे चल के परीक्षा हुई, सरकारी नौकरी, आर्मी की, पुलिस की, या कोई भी सरकारी नौकरी में पास हो गया। पास होने के बाद उसके चरित्र की जांच हुई, उसका कैरेक्टर रिपोर्ट की जांच हुई, जांच की चिट्ठी लोकल थाने में आई। थाने वालों ने क्या लिख दिया कि इस एड्रेस पर इस नाम का बच्चा है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, ये दंगेबाज है। अब वो क्या करता है, वही कागज की फोटोकॉपी करके सरकारी दफ्तर में भेज देता है। अब उसकी मिली मिलाई नौकरी चली सब बर्बाद। इसलिए बच्चों का भविष्य गंभीर खतरे में, और आसाम के बच्चों का भविष्य खास करके खतरे में। औरों की ज्यादा चिंता नहीं, बिहार में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, यूपी में तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन ये सारी समस्या आसाम में। इसलिए ये जो ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन है, ये इसी उद्देश्य को कि आसाम में छात्र राजनीति को, छात्र संगठनों को और छात्रों को एक नई दिशा मिले, इसीलिए शुरू किया जाए। ठीक है। अब अगली बात कि अगर मान लो शुरू किया जाए तो क्या करना चाहिए? हम क्या बताएंगे कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस संगठन से जुड़ोगे तो ये फायदा है। क्या बताओ? दंगे कराएं, रोड बंद कराएं? नहीं, उनको कुछ और बताओ। लोगों को ये कहा जाता है, बच्चों को, कि भाई तुमको रिजर्वेशन मिलेगा और तुम्हारी कम्युनिटी को रिजर्वेशन चाहिए। नेपाली लोग कहते हैं, नेपाली यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं, तुमको रिजर्वेशन मिलेगा। आदिवासी को लोग कहते हैं तुमको रिजर्वेशन मिलेगा। आसामी को लोग कहते हैं तुमको रिजर्वेशन मिलेगा। एसटी को लोग कहते हैं तुमको रिजर्वेशन मिलेगा। तो पहले रिजर्वेशन के बारे में बताएंगे। इसके बारे में हमारी एक ट्रेनिंग होगी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की, 3 दिन की ट्रेनिंग। इसमें हम पूरी बात बताएंगे कि रिजर्वेशन की पूरी कहानी क्या है। आज मैं पूरी बात की एक
समरी संक्षेप में बात रखना चाहता हूं, इसलिए इस मुद्दे के विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना बताएंगे कि देश में सरकारी नौकरी कुल 1,30,00,000 है। कितनी है? और देश की जनसंख्या कितनी है? 132 करोड़। 132 करोड़ में से 1,30,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली, मतलब 132 में से एक आदमी, मतलब 2% नहीं हुआ, 2% नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में 100 में से 2 लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सकती है, तो 98 लोग क्या करें? सोचने की बात है। इसलिए रिजर्वेशन के बारे में सही बात मां बाप को और उनके बच्चों को दोनों को बताने की जरूरत है कि आप ये सोचते हो कि रिजर्वेशन मिलेगा हमारे बच्चे को तो हमारा बच्चा कलेक्टर हो जाएगा, लेकिन ये सोचते हो कि कलेक्टर होने के लिए पूरे देश में कुल सरकारी नौकरी कितनी मिलती है कलेक्टर की? कुल सरकारी नौकरी 300, और परीक्षा कितने देते हैं? परीक्षा देते हैं 25 करोड़। नौकरी कितने मिलेगी? 300। आपका बेटे ही है उसमें फिट होने के लिए। तो रिजर्वेशन से 100 में से केवल 2 लोगों का मुनाफा है। 2 लोगों को, बल्कि 2 तो है नहीं, मैं तो जबरदस्ती 2 बोल रहा हूं, ये 1.25 बस इतने लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। तो जो लोग कहते हैं कि चलो बच्चों नेपालियों के रिजर्वेशन आंदोलन में, आदिवासियों के आंदोलन में, आसामियों के आंदोलन में, बोड़ो के आंदोलन में रिजर्वेशन मांगेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे मिलेगा कुछ नहीं, खोएगा ही खोएगा। तो एक तो रिजर्वेशन के लिए कोई आंदोलन हो तो उसमें अपने बच्चों को नहीं आना, ठीक है? वो पॉलिटिकल पार्टियों का काम है अपने लिए क्या देना। अभी बच्चे पढ़ने का टाइम है, पढ़ लोगे तो रिजर्वेशन मिलेगा, परीक्षा तो पास करनी पड़ेगी ना। जब तक पढ़ रहे हो इस धंधे से दूर रहो। अपना GSU ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों का काम होगा कि जब एडमिशन होता है हर स्कूल, ये जुलाई में होता है, जनवरी में होता है। अच्छा, यहां जनवरी में होता है, जब बाकी पूरे देश में जुलाई में होता है, चलो जनवरी में होता है। तो जनवरी में हर स्कूल पे गेट पे अपने वॉलंटियर्स कम से कम 10-15 तैयार रहने दें। अपना एक ड्रेस पहन के, कोई ऐसा लगे कि हाँ भाई GSU करें, कुछ देखने में लगे। नहीं तो आप भी पैंट शर्ट पहन के जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आपसे मदद मांगो। तो जो माँ बाप आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनको कहां से फार्म लूं, कहां जाऊं, कहां जमा करूं, कैसे फार्म भरूं, किससे मिलूं, वो बड़े परेशानी में रहते हैं। नया आदमी होता है तो दिक्कत होती है। तो आपका काम ये है कि आप वहां एक कोई टी-शर्ट कोई बनवा लेना GSU का टी-शर्ट पहन के वहां मौजूद रहना, और कोई चेहरा देखोगे तो कोई ऐसे कर रहा होगा, समझ जाना को इसको जरूरत है, तो उसके पास जाइए, भाई बताइए क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम GSU से हैं। तो बोले जी मुझे अपना बच्चे का नाम लिखवाना है। तो बताया ठीक है, वहां फार्म मिलता है, आइए हम फार्म दिलवाते हैं, फार्म दिलवाइए, ये भरिए, उसको भर दीजिए, भर करके बच्चे की मदद करके उसको एडमिशन दिला के पैसा जमा करा के उसकी रसीद उसके हाथ पकड़ा के उसके हाथ जाइए नमस्ते। इससे स्टूडेंट का फायदा होगा, गार्जियंस को भी सपोर्ट मिलेगा कि चलो हमें भटकना नहीं पड़ा, हम गए और हमारा काम कर दिया, वो GSU को लोगों ने करा दिया। वो जाएगा फिर
अपने पड़ोसी को बोलेगा अरे वहां जाओगे ना तो वो टी शर्ट पहन के यीशु वाले मिलेंगे, उनसे करा लेना। शुरुआत वहीं से करिए, ये यीशु का काम, ठीक है। यही काम यूनिवर्सिटी में भी जरूरी है। स्कूल में तो चलो बड़ा आसान है, और मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहली बार गया था नाम लिखाने, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी वो, कितना दूर तक होगी, कोई 5 किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर तो हो गई, 5 स्क्वायर किलोमीटर, नहीं ज्यादा ही होगा, 5 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा। अब 5 किलोमीटर को कहां ढूंढो कि कहां से फार्म मिलेगा, कहां से जमा होगा, मतलब कई दिन तक तो आदमी भटकता ही रह जाए। तो हमें वो तकलीफ याद है, और मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। बाद में पता चला कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन मुझे वहां तो नहीं दिखे, वही दिखना चाहिए। जब एडमिशन का टाइम हो, ड्यूटी लगा देनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के गेट पर जहां एडमिशन होते हैं वहां कुछ आदमी रहे, वहां से आपका रिश्ता बन जाएगा। आपको मोबाइल का जमाना है, जब जाने लगो उसका नाम नोट कर लो, भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है, गांव क्या है तुम्हारा, उससे कोई फीस लेने की जरूरत नहीं है, पैसा लेने की जरूरत नहीं। जाओ तो उससे क्या है, आपके रिकॉर्ड आ गया कि हाँ इससे हमने एडमिशन किया था। अब जब वो स्कूल में आने लगे तो कभी कभी उससे मिलो, और ठीक चल रहा, पढ़ाई ठीक हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मिलते रहो, मिलते रहो। जैसा कि भी हमारे कुछ लोगों ने बोला था, कहा ही था कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम रखो। कल्चरल मतलब कभी बिहू डांस रखो, कभी कोई डिस्को डांस भी रखो, क्योंकि बच्चों को तो फिल्मी गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिहू तो अच्छा नहीं लगता उनको। अच्छा, क्या होगा कि फिल्मी गानों के डांस में एक फायदा होता है कि उसमें आसामी भी भर्ती हो जाएंगे, नेपाली भी भर्ती हो जाएंगे, बोड़ो भी भर्ती हो जाएंगे, सभी भर्ती हो जाएंगे, तो सभी लोग भर्ती हो जाएंगे, तो फिल्मी डांस करना ज्यादा ठीक है। बोड़ो वाले कहते हैं कि भाई बोड़ो डांस होना चाहिए, बोड़ो भी कभी करवाओ, एक ही स्टेज पर बोड़ो भी, आदिवासी भी, बिहू भी, फिल्मी भी, चलो एक ही स्टेज पर, तो उससे क्या होगा, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। फिल्मी डांस ऐसा है उस सब का मैचिंग। देखो पॉपुलेशन, जनसंख्या, आपने बोड़ो में पिक्चर होती है ना फिल्म, लेकिन ज्यादा चल पाती नहीं। क्यों? पिक्चर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, और बोड़ो बेचारों की जनसंख्या कितनी है, अगर पिक्चर बन गई 500 करोड़ की तो देखेगा कौन, कहां से इतना पैसा आया? तो क्या होता, पिक्चर चलती थी। अब फिर बोड़ो फिल्म बनाने वाला कान पकड़ लेता, भाई आगे से कोई ऐसे पिक्चर बनाऊंगा नहीं, कान पकड़ के ना, क्योंकि सुसाइड कर देगा वो, कैसे चले। इसी तरह आसामी फिल्में थोड़ा ज्यादा चलती, इनके थोड़ा ज्यादा, लेकिन हिंदी फिल्में सबसे ज्यादा चलती है। क्यों? इनके आदमी कितने हैं? 70 करोड़। अरे 70 करोड़ में से छोड़ो 1 करोड़ ने देख लिया, आधा करोड़ दे दिया, चौथाई करोड़, 10 लाख में भी देख लिया, तो पिक्चर की कीमत निकल गई। अब कोई ऐसी पिक्चर तो बनेगी नहीं कि हाँ बोड़ो फिल्म बन रही है, कानून बना दिया जाए, अगर इस बोड़ो पिक्चर को कोई ना देखा बोड़ो आदमी तो जेल भेज देंगे। या तो कानून बनाओ कि बोड़ो पिक्चर बन रही, देखना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि जिंदगी में क्या जरूरी है वो ज्यादा कीमती है। हमारे यहां एक अवधी भाषा चलती है, हिंदी का एक रूप है, तो जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपनी भाषा बोलना छोड़ देते। जो लोग अपनी भाषा बोलते रहे वो बर्बाद हो गए। जाके यूपी पता करिए, बिहार पता करिए, वहां मैथिली भाषा चलती, मैथिली एक अवधि चलती है, ब्रज चलती है, ब्रज। कई भाषाएं, हिंदी तो किसी की भाषा नहीं है। आप सोचते हो कि यूपी वाले हिंदी बोलते हैं, गलत है। यूपी वाला कोई हिंदी नहीं बोलता,
अवधी, ब्रज, उनकी अपनी भाषा, लेकिन जो अपनी भाषा बोलते रहते हैं वो सब बर्बाद हो जाता। सरकारी नौकरी नहीं मिलती, कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने तो मैथिली आवाज आती है, अरे क्या चल रहा है, अरे थोड़ा थोड़ा खा रहा है, तो मास्टर को पूछ रहा, अच्छा बताओ अर्थव्यवस्था के बारे में बताओ, मार्क्स बात क्या है, तो क्या बताते हैं, एक ही मार्क्स रहा ना, वही पढ़ा लिखा रहा, तो गरीबन से बड़ा होकर प्रेम रहा, चला वो क्या मास्टर पूछ रहा, क्या बताओ, क्या बड़बड़ कर रहा, क्या बोल रहा है, कहता अपनी भाषा बोल रहा हूं, तो कहता अपनी, तुम्हें अपनी भाषा से प्रेम है, लो तुम्हारी नौकरी खत्म, जाओ अपनी भाषा चलो। तो हिंदी वालों ने अपनी अपनी भाषा छोड़ क्या अपना लिया, खड़ी हिंदी। एक भाषा होती है खड़ी हिंदी, अभी मैं जो बोल रहा हूं ये असली हिंदी नहीं है, ये खड़ी हिंदी है। तो उन्होंने अपनी भाषा छोड़ दी, एक नई भाषा पाली, खड़ी हिंदी। अब वो खड़ी हिंदी यूपी में चल पड़ी, खड़ी हिंदी राजस्थान चल पड़ी। हाँ, राजस्थान की भी राजस्थानी भाषा है, हिंदी नहीं है, ये भी सुनो। अभी कोई राजस्थानी बोलने लगे तो आप समझोगे नहीं, हिंदी वाला भी नहीं समझ सकता। तो इन लोगों ने अपनी भाषा छोड़ दी, इसलिए हिंदी वाले आगे गए। अब जो अपनी भाषा बोलता रहा वो वही पेड़ की तरह जड़ बन के खड़ा। हमें एक वेद प्रताप वैदिक है और एक सांसद भी थे, क्या मिश्रा जी थे सांसद, इलाहाबाद का क्या नाम था, जनेश्वर मिश्रा। जनेश्वर मिश्रा ने कहा कि भाई हम जब छोटे थे तो राम मनोहर लोहिया आंदोलन चलाते, हिंदी बोलो हिंदी हिंदी, तो हमने अपनी अंग्रेजी की किताब माचिस मार के कब जला दिया, बोले हम कक्षा 8-9 में थे, वही अंग्रेजी की पहली किताब आई थी और हमने कहा भाई अंग्रेज बनूंगा, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति से दूर होगा, माचिस मारी हमने, धू 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 करके जला। अब अंग्रेजी हमें आती नहीं, हमने अंग्रेजी भगाओ आंदोलन, अंग्रेजी भगाओ, अंग्रेजी भगाओ, अंग्रेजी भगाओ, दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, सब जगह अंग्रेजी भगाओ आंदोलन करी। अब बाद में अंग्रेजी तो भगी नहीं, हमारे साथ के जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ते रहे वो तो सब सरकारी नौकरी पा गए और हमें कुछ नहीं मिली, तो हम राजनीति में आ गए। क्या बोले हम राजनीति में बात करते। तो जो अंग्रेजी का आंदोलन चलाए, अंग्रेजी भगाओ का, वो सब बर्बाद हो गए। और जो अंग्रेजी पढ़े वो सब क्या हो गए, आबाद हो गए। अब उनके मकान है, गाड़ी है, मोटर है, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बढ़िया है, पुष्ट खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। और जो भाषा का आंदोलन चला रहे थे कहां गए, वो सब धान के खेत में खड़े होकर के झूठ से कटवा रहे, धान के खेत में निकले नहीं। अब बात यह है कि कोई गोरखा का संगठन होगा, गोरखा स्टूडेंट यूनियन, तो क्या ये बात बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं, क्या बोलेगा, छोड़ हिंदी, छोड़ अंग्रेजी, अपनी भाषा छोड़, क्या पढ़ो, नेपाली भाषा पढ़ो, देगा। तो वो गोरखा स्टूडेंट यूनियन गोरखा परिवारों को, गोरखा बच्चों को बर्बाद कर रहा है कि आबाद कर रहा है, क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, आबाद तो नहीं कर रहा। अब अगर गोरखा स्टूडेंट यूनियन के जाल में किसी का बच्चा फंस गया तो उस बच्चा खत्म ना कि बचेगा, बच्चा गया। इसी तरह आंसू भी है, आसाम स्टेट यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं अंग्रेजी में पढ़ा, आसामी पढ़, सब टेढ़ा टेढ़ा लिखो, टेढ़ा टेढ़ा अंग्रेजी में चलो पढ़ो, आसामी पढ़ो, फिर क्या होगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाएं होगी, फॉर्म भरोगे, उसमें लिखा होगा डू यू नो हिंदी एंड इंग्लिश, तो क्या होगा? तब लिख देना मैं आई नो आसामी, तो आसामी लो ठोके जाओ, आसामी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से बाहर। अब क्या बचा? आसाम स्टेट। आसाम स्टेट की परीक्षा हुई, उसमें क्या लिखा है? डू यू नो आसामी एंड इंग्लिश, तब ना हम तो इंग्लिश नहीं जानते, हम क्या जानते हैं? आसामी। उसने भी रिजेक्ट। अब ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिली और ना स्टेट गवर्नमेंट, तब क्या करेंगे? बस एक नौकरी मिली है, आंसू वाले देंगे, कहेंगे टायर जलाओ। कौन नौकरी मिली? टायर जलाने की नौकरी। टायर जलाओ, तुम टायर जलाओ, और उनका मुखिया कांग्रेस से बीजेपी से सौदेबाजी करे कि बताओ तुम्हारा इलेक्शन में समर्थन करो कि नहीं, बोलो 20 करोड़ खर्चा हो गए, वो अपना जुगाड़ कर रहा है और आप सब टायर जला रहे। बात समझ वाले? यही जो काम आंसू वाले कर रहे हैं वही बोड़ो वाले कर रहे हैं, सेम काम। उनका भी धंधा यही है। कभी क्या कहेंगे? कांग्रेस को हमने समर्थन दिया, कांग्रेस बोडोलैंड बनाई। अच्छा, कांग्रेस को समर्थन दे दिया, चलो ठीक है। अगली बात क्या कहेंगे? अब बीजेपी बोडोलैंड बनाएगी, बीजेपी बोल दो, बीजेपी के टायर बनाओ, जलाओ, ये करो, भर भर के बीजेपी की रैली बनाओ, उनका भी धंधा यही है। अब क्या करें? तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा बोड़ो वाले क्या करेंगे? वो कहेंगे बोड़ो भाषा पढ़ो, बोड़ो बोड़ो आसामी मत पढ़ो, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी संस्कृति, सभ्यता संस्कृति। बोड़ो से पहले भी तो कोई सभ्यता थी, कोई संस्कृति थी। जब बोड़ो भाषा आई तो वो जो पहले वाली सभ्यता थी वो तो खत्म हो गई, हमारी सभ्यता खत्म हो गई। हमारे परिवार के लोग अवधि बोलते थे, रामचरितमानस वाले, अब तो हमें बोलने नहीं आता। मेरी सभ्यता खत्म हो गई तो हम यहां पहुंचे, अगर हम बर्बाद हो गए तो मुझे बताओ। जो अपनी कहते हैं अपनी जड़ों से जुड़े रहो, जड़ों से क्या बोलते हैं? जड़ों से जुड़े रहो। गुरु से जुड़े रहो। गुरु क्या मतलब? जैसे सुपारी का पेड़ कैसे जुड़ा रहता है? अपने गुरु, अपनी जड़ों से जुड़ा है। क्यों जुड़ा रहता है? क्योंकि वो पेड़ है। पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, जुड़े खड़े रहते। आदमी अगर जड़ों से जुड़ जाए कहीं गुरु से तो हिल डोल पाएगा तो नहीं। अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े होते तो रंगिया पहुंचते, वहीं जुड़े रहते मट्टी में। जो पेड़ आपके दरवाजे पर थे वो तो वहीं रह गए, रंगिया के ट्रेनिंग में कहां आए? इंसान में जो घूमने वाला प्राणी है ये जड़ों से जुड़े रहने वाला प्राणी नहीं ये है। इसलिए सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इंसान को पेड़ बना रहे हैं। पेड़ बनो, सुपारी के पेड़ बने, नींबू के पेड़ बनो, अमरूद के पेड़ बनो, नारियल के पेड़ बनो। इंसान मत बनना, क्या बनो? पेड़ बनो। मैं ये कहता हूं कि तुम्हें इस दुनिया में अगर पेड़ बनना होता तो तुम्हारा नाम अमरूद होता, तुम्हारा नाम सुपारी होता, तुम्हारा नाम बासुमतारी थोड़ी होता, तुम्हारा नाम पवित्र बोरो थोड़ी होता। तो इंसान होना इसलिए तुम्हारा नाम है। इंसान बनो, घूमो, टहलो, आओ जाओ। आज रंगिया में, कल गुवाहाटी में, परसों दिल्ली में हम तो और रास्ते खोल रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान में, शंघाई, चीन में, अमेरिका में, जापान में, सब जगह पूरी दुनिया घूमो। ये धरती किसके लिए है? जड़ बनो, पेड़ बनो, रास्ता बदले। जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं लोगों के बच्चों को पकड़ पकड़ के पेड़ बना रहे हैं और
हम उनको इंसान बना रहे हैं। उड़ो, पेड़ मत बनो, उड़ो, आसमान में हवाई जहाज से गाओ, घूमो, हेलीकॉप्टर से घूमो, जाओ इस दुनिया को देखो, इस धरती को, संसार को, पेड़ मत बनो। इसलिए ये भाषा केवल बोलने का जरिया है, ये प्रेम करने का जरिया नहीं है। हमने जो कहा आपने समझा, बस इतनी कीमत है, इससे ज्यादा की कीमत नहीं है। हमने जो कहा, जितने लोग ज्यादा से ज्यादा समझे वो हमारी ताकत है। इसलिए आदमी को एक भाषा, दो भाषा, जितनी भाषाएं आ पाए तो बड़ी अच्छी बात है। केवल अपनी भाषा जानना ये बहुत समझदारी की बात बिल्कुल नहीं, कदापि। इसलिए कल्चरल प्रोग्राम करो। उस कल्चरल प्रोग्राम में मैंने बताया कि फिल्मों के गीत पर डांस करवाओ, ना? फिल्मों के गीत पर डांस करवाओ। क्यों? सबकी साझी है, सबकी कॉमन है। बोलो कराओगे तो दूसरों को नहीं समझ में आएगी, और अगर आसामी भी कराओगे तो दूसरों को नहीं समझ में आएगी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि फिल्मों के गीतों से लिंक करो सब। और अच्छी भी है, महंगी पिक्चर है, 1000 करोड़ की बनी है, ज्यादा फोटो, बढ़िया फोटोग्राफी है, सिनेमेटोग्राफी बहुत गजब की है, कैरियोग्राफी गजब की है। उतना तो करने में बोड़ो और आसामी फिल्म बनी नहीं सकती, तो एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए। फिल्मी जो गीत हैं उसमें बड़े मोटिवेशनल गीत भी हैं, इंस्पायरिंग गीत भी हैं। उन मोटिवेशनल सॉन्ग्स पर कल्चरल प्रोग्राम करवाएं, उससे दो फायदा। एक तो उसमें बात बहुत कीमती कही जाती है। जो बहुत सारे मोटिवेशनल फिल्में दुनिया में हैं, इतनी ऊंची ऊंची बातें कही गई हैं, वो म्यूजिक उनको दबा देती है। लेकिन बात पर अगर ध्यान दो, शब्दों पर, तो बड़े ऊंचे शब्द हैं। नीरज लिखा करते थे, मजरूर सुल्तानपुरी लिखा करते थे। इन लोगों ने बड़ी बढ़िया बढ़िया गीत लिख रखे हैं। उन पर कल्चरल डांस होना चाहिए और उसमें बात क्या कही जा रही है ये भी समझाना चाहिए। पहले समझाना चाहिए, डांस बाद में होना चाहिए, जिससे दोनों फायदे हो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो। इसलिए ध्यान रखें कि लोकल अच्छा है, बिहू भी अच्छा है, बोड़ो भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ एक यूनिवर्सल कोई भी प्रोग्राम रहना चाहिए। लोकल प्लस यूनिवर्सल, दोनों चीज रहना चाहिए। इस बात का कल्चरल में ध्यान रखें। जीएसयू का ही कल्चरल जब प्रोग्राम होता है, अब मैं ये विषय लूंगा तो लंबा जाएगा, इसलिए मैं लेना नहीं चाहता। अगली बार जब आप ट्रेनिंग में आओगे तब हम पूरा बताएंगे। एक झगड़ा और है, ये भगवान क्या है। बच्चे को बचपन में बता देते हैं, बेटा ये भगवान है। कौन? सूंड वाला। कौन? पूंछ वाला। कहां है? अल्लाह मियां वहां है, वहां। तो वो बच्चा क्या करता है? बच्चे ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर, माइंड यूज करते ही नहीं। भगवान के बारे में भी एक ट्रेनिंग जीएसयू को ही लेना चाहिए। बचपन में ही बता देना चाहिए कि भगवान का भाई ये मतलब दुनिया समझती है, ये मतलब होना चाहिए। ये दोनों बात बचपन में ही चलाना चाहिए। तो भगवान का एक समानांतर क्लास जीएसयू के ट्रेनिंग में चलना। जीएसयू का काम है कैरियर काउंसलिंग। हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में महीने में एक दिन, रोज नहीं, महीने में एक दिन कोई बढ़िया आदमी ढूंढ के बुलाओ। कोई बढ़िया स्कूल में, जी देखो आज मेरे स्कूल में एक दिन की ट्रेनिंग देने के लिए आए। कोई प्रोफेसर को, कोई बढ़िया पत्रकार को, ज्ञानी समझदार जर्नलिस्ट को बुलाओ। किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बढ़िया वकील को बुलाओ। कोई बढ़िया डॉक्टर को बुलाओ।
साइकेट्रिस्ट को बुलाओ। इन लोगों को, तमाम लोग पढ़े हैं, उनको इज्जत, उनको कुछ देना नहीं है। उनके गले में एक अरमाई डाल दो, इतने उसको सोचने में आ जाए। एक अरमाई, पैसा वैसा देने की जरूरत, आदमी को लगता है कि मेरी कभी इज्जत मिले, तो एक अरमाई में वो आ जाए। एक अरमाई दो, उनको बुलाओ और सारे स्टूडेंट्स को बुलाओ, भाई आओ आओ आओ। आज जीएसयू एक कैंप लगा रहा है, ट्रेनिंग कैंप। क्या है? कैरियर काउंसलिंग। मतलब कि तुम क्या पढ़ो, तुम बड़े होके क्या पढ़ो। साइंस पढ़ो कि आर्ट्स पढ़ो कि एमबीए कॉमर्स पढ़ो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो, एग्रीकल्चर पढ़ो, मेडिकल पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, कंप्यूटर साइंस पढ़ो, क्या पढ़ो? कैसे पता चले कि हे भगवान हम किस में कामयाब होंगे? बच्चा होता है, बच्चे को ज्ञान नहीं है, बच्चे को ज्ञान नहीं तो क्या पढ़े? और उनके माँ बाप बेचारे अनपढ़ हैं, उनके माँ बाप को भी ज्ञान नहीं है, तो ना तो माँ बाप को ज्ञान है ना बच्चों को ज्ञान है, क्या पढ़े? तो उनकी मदद करने के लिए एक स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में महीने भर में एक दिन फिक्स कर दो। किस बात के लिए? कैरियर काउंसलिंग। आपको एक्सपर्ट मिल जाएंगे जब आप शुरू करोगे। आपको हम कहां से ढूंढेंगे सर? अरे हम पैदा कर देंगे, इसकी चिंता क्यों करते हो? आपको कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? आपको 500 आदमी तो हम पैदा कर देंगे, आपको 1 महीने के अंदर पैदा कर, वो मेरा काम। आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं कैरियर काउंसलर बना दूंगा, लेकिन करो। कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है, टायर जलाने की जरूरत नहीं है, टायर जलाने की जरूरत नहीं। कैरियर काउंसलिंग में आप एक्सपर्ट्स को बुला करके बच्चों को यह मदद करें कि बच्चे ये समझ सके उनको क्या पढ़ना चाहिए। लोग पूछते हैं बच्चे से, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? बड़े होकर क्या बनोगे? तो बच्चा क्या बोलता है? मैं पुलिस बनूंगा। क्यों? उसने पुलिस को देखा है, बंदूक लेके आता है, उसने सोचा दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? पुलिस। तो बच्चे से पूछो, बच्चा बेटा क्या बनोगे बड़े होगे? तो बच्चा क्या बोलेगा? पुलिस। और किसी के घर में डॉक्टर है, डॉक्टर को देख के ऐसा लगता है स्टेथोस्कोप। तो पूछो बच्चा बेटा क्या बनोगे बड़े होगे? तो क्या बोलेगा बच्चा? डॉक्टर। वो जो बोल रहा है उसको मालूम नहीं है कि वो क्यों बोल रहा है, उसने उतना ही देखा, बाकी कुछ देखा नहीं। इसलिए हमारे सामने ये है कि जब बच्चा क्लास 6 में जाता है और 8th में जाता है, इस 3 साल में उसका माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि उसको क्या बनना है। इसलिए कैरियर काउंसलिंग तीसरी इंपॉर्टेंट बात है। और अगली बात है स्टेमिना ट्रेनिंग। स्टेमिना क्या होती है? बच्चे पढ़ते हैं फिर नहीं जाते। देखा होगा आप लोग भी जब पढ़ते हो अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो क्या होता है? पढ़ने लगे नहीं जाते। ये स्टेमिना की कमी है, ये आपकी खराब आदत नहीं है, ये बीमारी है, बीमारी जो इलाज से ठीक हो जाती है। लेकिन ये जानकारी मां बाप को भी नहीं है। मां बाप को ये नहीं जानकारी है कि ये बीमारी, स्टेमिना कम होना एक बीमारी का लक्षण है, वो ठीक हो जाता है। ना मां बाप को पता है ना बच्चे को पता है, दोनों को पता नहीं। और क्या होता है? टाइम गुजर जाता है। जब तक उनको ये बात समझ आती तब तक वो बीए बीएससी तक पहुंच गए, और जितना अच्छा स्कोर करना था वो नहीं कर पाए। मतलब स्टेमिना ट्रेनिंग कि आपको अपनी पढ़ने की आदत 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 16 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 16 घंटे 18 घंटे तक
मेडिकल के स्टूडेंट्स 18 घंटे पढ़ते हैं, ये जो MBBS करते हैं, IIT करते हैं, 18 आवर्स पढ़ते हैं, वो 18 घंटे कैसे पढ़ लेते हैं? IAS के लिए जो लोग पढ़ते हैं उनकी भी इतना ही लगभग 18 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ लेते हैं? मतलब उनकी स्टेमिना है। अब कुछ लोगों की नेचुरल स्टेमिना होती है, उसका फायदा मिल जाता है। छोटी मोटी बीमारी के कारण स्टेमिना कमजोर हो जाती है और माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे की स्टेमिना कमजोर है, और डॉक्टर से इलाज करा के, ट्रीटमेंट करा के, थोड़ा साइकेट्रिक काउंसलिंग करके स्टेमिना ठीक हो सकते थे। हम कराते ही नहीं, हमें पता ही नहीं। बात ठीक है? स्टेमिना ट्रेनिंग GSU का काम बता रहा हूं, ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन का काम है बीच में कभी कभी स्टेमिना ट्रेनिंग का 1 दिन का सेशन। अरे इसके लिए ज्यादा लंबा नहीं, 2 घंटे बहुत, केवल 2 घंटे की ट्रेनिंग बस। सबको फ्री में बुला के आओ, और नहीं पैसे के इंतजाम ना हो तो भाई 10 रुपया लगेगा, चलो सब लोग 10 रुपया जमा करके आओ। आदमी को अपनी जिंदगी के बारे में रास्ता मिल रहा है, वो माँ बाप भी कह देंगे बेटा वो GSU की ट्रेनिंग में जरूर जाना, जब होने लगे ये लो 10 रुपया ले जाओ, ले ले। वो 10 रुपया दे जाए, वो 10-10 रुपया 100 लड़के दे दिए, बच्चों ने दे दिया, तो आपका 1000 रुपया हो गया। अब अगर 500 बच्चे आ गए तो 5000 रुपया हो गया, दिन भर का खर्चा निकल गया। 2 घंटे का तो काम। स्कूल में लड़कियां भी पढ़ते हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ टीचर्स होते हैं, एडल्ट टीचर्स, वो लड़कियों के प्रति अच्छा बर्ताव नहीं रखते। लड़कों की समस्या ज्यादा नहीं होती, लड़कियों के साथ दिक्कत होती है कि उम्र ज्यादा है लेकिन जो टीचर्स है वो किसी लड़की को तंग कर रहा है, गलत नजरों से देख रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अब वो लड़की पढ़ने की बजाय उसका ध्यान कहीं और है कि जो गुरुजी हैं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसका ध्यान डाइवर्ट करता है। तो जब पता चल जाए, पता चल ही जाता है, आदत छूटती नहीं है, आदत कभी न कभी सामने आई जाती है। जब पता चल जाए तो ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन वालों का काम क्या है कि पहले प्रिंसिपल से, मैनेजर से उस आदमी को, उस टीचर की शिकायत करना, उस स्टाफ की शिकायत करना कि आप इस आदमी को कंट्रोल कर लो, और नहीं तो फिर इसकी नौकरी खत्म कराएंगे। और अगर फिर भी वो ना कंट्रोल हो तो इसके बाद सारे स्टूडेंट्स को लेकर के लेके जाना, और DIO होता ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, उसके यहां जाना, कहा इसको टर्मिनेट, इसको टर्मिनेट जब तक नहीं करोगे हम यहां से हटेंगे। ये GSU का काम। अब अगर एक टीचर टर्मिनेट होगा तो सब सुधर जाएगा, सबका दिमाग ठीक हो जाएगा, सही रास्ते पर आ जाएगा, और वो सफलता मिलेगी तो एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो। कुछ स्कूल वाले, कॉलेज वाले एक काम करते हैं, क्या कहते हैं जी, अगले हफ्ते बच्चे को एक नया ड्रेस पहन के आना है। मतलब ये जो स्कूल का ड्रेस है वो नहीं चलेगा, नया ड्रेस पहन के आना। अब वो ड्रेस कहां मिलेगा? स्कूल में एक स्टॉल लगा हुआ, खरीद के ले जाओ। अब वो ड्रेस कितने में बना? वो ड्रेस बनाने में पैसा खर्चा हुआ 500, और वो लेते कितना है ड्रेस का? 1500, 3000। अब अगर स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, तो 2000 में अगर किसी आदमी ने 1500 रुपया कमाया तो कितना कमा लिया? 3 लाख। अब वो 3 लाख रुपया कमाने के लिए वो कहता है, स्कूल वाला नोटिस लगा देता है कि अगले हफ्ते बुधवार को नया ड्रेस पहन के आना। अब उस ड्रेस के लिए 3000 रुपए जमा करो। फिर 2-3 महीने बाद कहता है कि एक कल्चरल प्रोग्राम होगा, इसमें ये ड्रेस पहन के आना है। वो ड्रेस वही मिलेगा, ऐसा विशेष डिजाइन जो कहीं मार्केट में ना मिले, वही मुझे वही मिलेगा। तो इस तरह ड्रेस बेच करके पैसा एक्सप्लॉइट करना गार्जियंस को, कोई न कोई टेक्निक निकाल करके बहाने बना देंगे कि ऐसा है कि एक फंक्शन होने वाला है स्कूल में, सभी बच्चों को आदेश दिया जाता है अपने अपने घर से 500 रुपए लेके आए। अब 2000 आदमी 500 रुपए देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया। अब 10 लाख रुपया हो गया, वो उनकी इनकम हो गई। इस तरह से पैसा
खींचते हैं कुछ मैनेजमेंट वाले, जीएसयू का काम है इस पर रोक लगाना। जिससे ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन का काम है कि वो पता लगाते सूंघते रहे कि कौन स्कूल में ऐसा धंधा चल रहा है, जिस स्कूल में चल रहा बस वही पहुंच जाना उनका गला पकड़ने। कभी ये क्या कर रहे हो आप, ये ड्रामा क्यों है? आप वही ड्रेस कह सकते हैं जो मार्केट में उपलब्ध है। आप अपने घर में कोई ड्रेस अपने स्कूल में बनवाएंगे नहीं। अगर आपको जरूरी है, मार्केट में इतने वैरायटी के शर्ट हैं, इतने वैरायटी के टी शर्ट हैं, बहुत सारा है, जरूरत क्या है आपको अपने स्कूल में बनवाने की? उनका पीछा जहां भी गार्जियन का बच्चे का एक्सप्लॉइटेशन होता है उसको रोकना। और एक बात और कि एक ट्रेनिंग बच्चों की और होनी चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग, सोशल वर्क। कुछ न कुछ बच्चों में समाज सेवा का काम कराने की आदत होनी चाहिए। कभी कुछ काम आप महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में ऐसा काम करो जिससे समाज का फायदा। मान लो नशा उन्मूलन का है कि भाई जो लोग शराब पीते हैं, आज शराब के खिलाफ रैली निकली, शराब मत पियो, शराब पीना पाप है, शराब पीना गलत है, शराब तन मन को नाश करता है। अब बच्चों को रैली निकलेगी तब क्या होगा? अब उनकी रैली से कोई शराब छोड़े चाहे न छोड़े, वो जो बच्चा रैली में जा रहा है उसके दिमाग में एक बात आ गई कि शराब पीना गलत है। जब वो बड़ा होगा 20 साल, 25 साल, 30 साल का, जब कोई कहेगा अरे ले आज एक पैक लगा ले, तो उसे याद आएगा नहीं जीएसयू वाले मुझे रैली में ले गए थे कि शराब गलत बात है। तो जब कोई उसको बोतल में भर के देगा ये लो पियो, तो उससे याद आएगी कि नहीं हम एक बार साइकिल रैली किए थे, एक बार हमने धरना दिया था, एक बार हम ऐसे जुलूस निकाले थे जिसमें हमें जीएसयू वालों ने बताया था कि शराब नहीं पीना चाहिए, गलत बात है। और शराब एक मेंटल बीमारी है, एक न्यूरोटिक बीमारी है, ये दवा से चली जाती है। अगर शराब को नाक पे लाओ, महक आ गए और जीभ में पानी आ गया तो समझो बीमारी है दिमाग में, तो दूर रहो। अगर दुर्गंध आ गई, उल्टी आ गई तो समझो खतरा नहीं। शराब का मामला है, अगर जीभ शराब नाक पे सूंघा और सूंघते जीभ में पानी आया इसमें, तो ये समझ लो कि दिमाग में बीमारी शराब की है। तो शराब से दूर रहना, और कुछ दवा होता इलाज वो खा लो बीच बीच में, तो वो जो टेस्ट है खराब हो जाएगा। फिर शराब से वो जो पानी आता ना मुंह में आएगा नहीं। इसका तरीका है। तो इस तरीके से कभी शराब के खिलाफ, कभी पौधे लगाना। आज सारे बच्चे पौधे लगाएंगे, ले आओ सुपारी का पेड़, कोई अमरूद का पेड़, कोई आम का पेड़, कुछ भी गमले में वैसे सब लोग लगाओगे भाई, पेड़ लगवाओ, कभी कुछ कराओ, कभी कुछ कराओ, समाज का काम करवाओ, समाज का काम करवाओ। ये आदत बच्चों में पैदा करने का काम है जीएसयू का। मतलब इंसान बड़े होकर के ये न सोचे कि उसका काम केवल पैसा कमाना है, मकान बनवाना है। उसको बचपन से यह समझ में आना चाहिए कि पैसा भी कमाना उसका काम है और उसका काम समाज के लिए भी काम करना है। उसे शराब रोकना है, नशा रोकना है, पेड़ लगाना है, गरीबों की मदद करना है, भिखारियों की मदद करना है, जो भी है हो सके। कभी खाना बांटना है, कभी चावल भात बांटना है, जो भी हो सके। तो समाज ने हमें दिया, हमें ABCD सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें चलना सिखाया, हमें कपड़े दिया, हमें मकान दिया। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। अगर समाज ना होता तो हम बोल पाते? अगर हमें पढ़ना लिखना ना सिखाया, क्या हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया? ABCD का अन्ना, वो आसामी के जो लेटर्स हैं, ये किसने? हमारे माँ बाप ने बनाया। ये तो समाज के देन है। तो हमारा कुछ तो फर्ज है कि हम समाज को वापस करें। सोशल संस्कार और एक कल्चरल अवेयरनेस, ये इसी का हिस्सा है कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई
आदमी के जीवन में दो चीज होती है, एक नेचर, एक कल्चर। तो आपको नेचर की तरफ नहीं जाना, कल्चर की तरफ जाना। नेचर क्या कहती है? सड़क पर कहीं, या आप यहां से गए सब लोग, तो किसी की कुर्सी पे 10 रुपए का सिक्का गिर गया, हो जाता। अभी आप बैठे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, जेब में से मोबाइल निकाला तो 10 का सिक्का भी उसके साथ आ गया, और जब मोबाइल ऊपर गया तो सिक्का वहीं नीचे गिर गया। अब कोई चपरासी आएगा यहां सफाई करने, वो कहे अरे यहां तो सिक्का मिल गया। ये क्या है? नेचर। नेचर क्या होता है? प्रकृति, स्वार्थी प्रकृति, नेचर। लेकिन कल्चर क्या है? सभ्यता क्या है? संस्कृति क्या है? अब जो 10 रुपया मिल गया तो वो पूछेगा कि भाई ये यहां कौन लोग आके बैठे थे, वो जीएसयू वाले आए थे, वो पता करते करते बुकिंग किसने किया था, भाई देखो 10 रुपया वहां था, एक घड़ी थी वहां, ये देखो किसी का हो ले। अब ये संस्कार बचपन से आना चाहिए कि कोई चीज मिल गई हम भर दें जेब। ये आदत ठीक तुम्हारी चीज नहीं है, वो जब तुम्हारी नहीं है तो जेब में क्यों जा रही हो? जिसकी है वहां तक पहुंचाओ। नेचर और कल्चर में क्या फर्क है, ये बचपन से ही बता देना चाहिए, बचपन से बता देना चाहिए। किसी लड़के को कोई लड़की बड़ी सुंदर दिख गई, अब देखा यार लड़की हमारे स्कूल में बड़ी सुंदर आती है, अब नेचर क्या कहेगी? नेचर कहेगी कि उसका पीछा करो, उसका घर कहां है। अब वो कुत्ते की तरह कहां पहुंचे? उसके घर। अच्छा वहां रहती है। अब वो प्लानिंग करने लगा कि इसको उठाऊं कैसे, किडनैप कैसे करूं, प्लानिंग करने लगा। अब वो पढ़ाई लिखाई गई, अब कहां गणित, कहां अंग्रेजी, कहां फिजिक्स, कहां केमिस्ट्री, कहां ये सब गई बाहर। अब दिमाग बच्चे का कहां लगा है? वो लड़की कैसे उठाऊं। जिंदगी बर्बाद हुई कि नहीं? बर्बाद। अब ये जो दिमाग में घटना चल रही है, बच्चे को भी नहीं पता कि क्यों चल रही है, वो तो हो रहा है। अब ऐसी काम जीएसयू का काम है कि ऐसा ट्रेनिंग कैंप लगाए जिसमें ये बताए कि नेचर क्या है, कल्चर क्या है, इंसान की जो बायोलॉजिकल आदतें क्या हैं और इंसान की सभ्यता क्या है, ये दोनों में फर्क बताए। तो जब उसको लड़की अच्छी लगेगी तब वो जाने वो सर ने बताया था ना, वो मेरे अंदर जो हार्मोन है, हार्मोन को दिखाया भी था वीडियो में, वो ऐसे ऐसे, अच्छा उसकी वजह से मुझे ऐसा ऐसा कर रहा, मेरा दिल करा वो लड़की का पीछा करो, वो बात ठीक नहीं है, छोड़ो। जानकारी है, ज्ञान हो गया तो वो नहीं जाएगा। अब वो जब दिमाग से निकल गया तो अपना ध्यान कहां लगाएगा? पढ़ने। कितना अभी उम्र पढ़ने की है ना, लेकिन एक छोटी सा ज्ञान न होने की वजह से तमाम बच्चे क्या 90% बच्चे बर्बाद होते हैं। 100 में 90, मैं ऐसी की भी बात है, 100 में 90 बच्चे बर्बाद होते हैं। तो जीएसयू का काम है, पहले जीएसयू के जो ऊपर के पदाधिकारी हैं वो ट्रेनिंग दें, फिर अपनी ट्रेनिंग नीचे दें और नीचे दें और नीचे दें, एक पूरा जाल फैलाने कोई बच्चा बर्बाद ना होने पाए। इसी तरह जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं बच्चे, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी करते हैं, तब एक और समस्या खड़ी होती है उनकी। तब उनकी समस्या क्या खड़ी होती है कि शादी करूं तो किससे करूं, होती है ना। बच्चों के सामने एक बड़ी भारी समस्या कि शादी करूं कि ना करूं, किससे करूं, कहां करूं, कब करूं, अब दिमाग में आती रहती है। तो वो क्या सोचते हैं कि यार चलो माँ बाप कर देंगे, माँ बाप कर देंगे। अब उनका दिमाग दिन भर में, अगर वो दिन में 14 घंटे जग रहे हैं तो 14 घंटे में 6 घंटे शादी की सोचते हैं। 6 घंटा बचा कितना? 8 घंटा कुछ और सोचते हैं, 6 घंटे शादी की सोचते हैं। शादी
पता नहीं कब होगी, जब होगी तब सोचें, अभी से सोचना चालू तो थोड़ी मदद की जरूरत है। शादी कब करना चाहिए, शादी किससे करना चाहिए, शादी कैसे करना चाहिए, शादी निभाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी बात उनको जीएसयू की ट्रेनिंग में मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो बच्चा भटकेगा और गलत रास्ते पर चला जाएगा और चले जाने के बाद वापस नहीं आएगा, वो गया तो गया, लाइफ खत्म। जिंदगी की पढ़ाई के वक्त 1 साल की जिंदगी बहुत कीमती होती है। बड़े होने के बाद तो दिन महीने साल ऐसे गुजरते चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान 1 साल बहुत कीमती है। अगर 1 साल दिमाग भटक गया बच्चे का तो बच्चा बर्बाद गया। इसलिए उसकी शादी के बारे में उसका स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। अब क्या है, इस समय बच्चे के दिमाग में बात चलती है, जैसे हाई स्कूल हुआ, क्लास 11th में गई तो एक लड़की पूछती है अपने फ्रेंड से, अरे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो कहते मेरे पास, वो शर्माती मेरे पास है, तो मत पागल, बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए। लड़का पूछता है अपने लड़के से, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो कहता नहीं हमारे तो नहीं, बर्बाद। अब जो जिसके बॉयफ्रेंड है, जिनके गर्लफ्रेंड है, वो सोचते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं, और जिनके नहीं है वो बर्बाद है। और कुछ दिन बाद क्या पता चलती है कि जिनके बॉयफ्रेंड हैं सब घास छील रहे हैं, घास। और जिनके बॉयफ्रेंड नहीं थे, गर्लफ्रेंड नहीं थे, सब कामयाब हो गए। तो क्या चाहिए? जिंदगी के शुरुआत के 5 साल आनंद ले लो तो पूरी जिंदगी रो, और अगर पूरी जिंदगी हंसना हो तो शुरुआत के 5 साल समझ जाओ, बस इतनी की तो बात। तो लेकिन ये कहे कौन? माँ बाप से चर्चा करेंगे नहीं, क्यों? माँ बाप से बेइज्जती होगी। बाहर जितने उनके स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, सर्किल में हैं, वो सब एक से एक बदमाश, वो कहां जाए? उनकी कोई संगत अच्छी है नहीं। तब तरीका क्या है कि आप जीएसयू वालों सबको बुलाओ, अरे सुनो आज शादी में ट्रेनिंग होगी, शादी, सब हंसते हो रहे, चलो आज शादी की ट्रेनिंग लेके आते हैं, चलो। तो बोले 20 रुपए लगेगा शादी की ट्रेनिंग पे, अरे लो 20 रुपए, क्योंकि शादी के लिए तो 200 दे दो। शादी के लिए तो तुम 1000 मांगो तो चोरी करके ला 1000 रुपए दे देना। जिंदगी में शादी सबसे कीमती चीज है ना, उससे कीमती चीज तो कुछ है ही। वो क्या क्या नहीं देते। आप उनको 20 रुपए फीस लगाओगे, बड़े आराम से कहेंगे हाँ चलो चलो चलो, तो उनको कोई बढ़िया विद्वान आदमी खुद ट्रेनिंग ले लो, उन्हें बताओ भैया ये मामला है, समझ लो, ये ज्ञान हासिल कर लो। अभी जिंदगी के 5 साल पढ़ने के हैं, पढ़ लो, ज्ञान हासिल कर लो, बढ़िया नंबर हासिल कर लो, फिर तमाम लड़कियां तुम्हारे पीछे घूमेंगी, तमाम लड़के तुम्हारे पीछे घूमेंगे। अब बाप को दहेज में पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो बाप को दहेज में पैसा लगेगा और तेरी शादी घटिया जगह हो जाएगी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बहुत बढ़िया लाइफ पार्टनर मिले, तो लाइफ पार्टनर बढ़िया लेने का क्या तरीका है? ये जो किताबें है ना, उसी किताबों को देखो, उन्हीं को प्रेमिका मानो, वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वही बॉयफ्रेंड है, बाकी किधर देखना मत। जैसे घोड़ा नहीं था, घोड़े को जब चलाते हैं तो एक आंख में लगा देते हैं वो पट्टी, पता नहीं यहां होता है कि नहीं होता है ना, वो पट्टी क्यों लगाते हैं? घोड़े को कई सड़क दिखती है, रास्ता, तो उसे रास्ते पे जाना। अगर घोड़े को पता चला अरे यहां भी रास्ता है जाने का, तो उधर चल पड़े, तो उसे रास्ता दिखे ही ना। तो जीएसयू का काम है पट्टी लगाना, सबके आंख में पट्टी लगा दे, बच्चे बर्बाद ना होने पाए। ठीक है, पूरी बात बता देना चाहिए। उम्र होती है 12 साल 14 साल के बाद आदमी के शरीर में हार्मोन एक्शन शुरू करते हैं, तो शरीर में कुछ परिवर्तन आता है, फीलिंग परिवर्तन आता है, तो वो सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही हो रहा। वो सोचते भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, भगवान ने तो सब पर कृपा की है, उसे पता ही नहीं। अब वो
हार्मोनल परिवर्तन के कारण वो मिसगाइड हो जाते हैं। अब कौन बताए? माँ बाप बता नहीं सकते, समाज में कोई सिस्टम है नहीं, सरकार के पास कोई स्कूल है नहीं जो उनको सही रास्ता बताए। तो ये जीएसयू का काम होता है कि वो बच्चों को इस मामले में खुल के बताएं। एक बात और होती है कि स्टूडेंट लाइफ तो वैसे 25 साल तक खत्म हो जाती है, लेकिन आजकल के जिंदगी में तो ये लाइफ चलती रहती, कभी कभी 35 साल तक, 35 ईयर्स तक कोई न कोई पढ़ाई चलती रहती। तो इस बीच उनकी शादी भी हो जाती, बच्चे भी हो जाते हैं। तो थोड़ा बच्चों के बारे में भी बताना कि भाई तुम्हारे माँ बाप ने जो गलती करी वो तुम ना करो। अगर तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाए तो कैसे नाम रखो, कैसे क्या क्या तैयारी करो, ये सारी बात यीशु का ही पार्ट है। इसी तरह से अब एक और बात आती है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग। अब स्टूडेंट्स में भी कुछ लोगों का शुरू से ही खून ऐसा होता है, ब्लड बचपन से होता खून, उनको राजनीति बड़ा अच्छा लगता है, राहुल गांधी बहुत अच्छे लगते हैं, न्यूज देखना बहुत अच्छा लगता है, राजनीति उनके खून में है। तो जिनके खून में राजनीति है, मोदी को बहुत देखते हैं, ममता दीदी को बहुत देखते हैं, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग होनी चाहिए पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिक्स करने की नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम सुधारने की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये काम भी जीएसयू का है कि भैया सुनो, तो कहां क्लास में ले जाओ थ्योरी की ट्रेनिंग के लिए, थियरी, और प्रैक्टिकल कहां होगा? प्रैक्टिकल कहां होगा? डीसी के दफ्तर के सामने आप धरना चलेगा और प्रैक्टिकल होगा। वो प्रैक्टिकल और थियरी रंगिया के हाल। थ्योरी क्लास यहां चलेगी, प्रैक्टिकल वहां। क्लास यहां चलेगी, प्रैक्टिकल कहां होगा? दिसपुर में। दिसपुर में जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलो, झंडे लहराओ, ये प्रैक्टिकल। दोनों काम करो। तो जो उस तरह के दिमाग के हैं उनको यहां भी कभी कभी पॉलिटिकल ट्रेनिंग, और सबको बताओ कि कौन कौन से कानून तुम्हारी जिंदगी को फंसाए हुए हैं, ये बचपन से पता चल जाए, जिससे उन कानूनों को सुधारना बच्चों की बचपन से सीखना, वही शुरू से कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ पैर कैसे कानूनों से बांधे गए। बाकी और अंत में बच्चों को एक काम और करने की जरूरत है जो यीशु करे, कि जिन लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है वो पैसा कहां से लाए। ये यीशु लोगों का काम है, यीशु के वर्कर्स का, कि कोई न कोई रास्ता ढूंढे कि बच्चे जिनके पास पढ़ने का नहीं है पैसा, वो 2 घंटे कोई ये काम करके थोड़ा पैसा कमा ले, बाकी पढ़ ले, या महीने में 1 हफ्ता काम करने 25 दिन पढ़ ले। कोई पैसे का जरिया भी बताना चाहिए कि भैया तुम्हारे पास पैसा नहीं है फीस जमा करने का, किताब खरीदने का, स्कूल ड्रेस का पैसा नहीं है, तो तुम ये काम कर लो, महीने भर का केवल 5 दिन पढ़ लो, तो तुम्हें महीने भर के कमाई मिल जाए। अमेरिका में, यूरोप में आप जानते हो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। ये केवल इंडिया का फैशन है कि केवल पढ़ेंगे तो काम नहीं करेंगे और काम करेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। ये फैशन केवल इंडिया में है। ये कहा जाता है कि जब तक बच्चा पढ़ रहा है 25 साल तक, तब तक नौकरी नहीं करेगा। अमेरिका में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। अमेरिका में अगर उम्र हो गई 17-18 साल तो बच्चे को कमाना ही है, कहीं नौकरी करना है, अखबार बांटना है, कुछ करके पैसा कमा के ही अपनी पढ़ाई चलानी है। हमारे यहां ऐसा फैशन नहीं है।
तो आपको कोई रास्ता निकालना होगा कि बच्चे को बताओ भाई देखो ये काम है, 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 पूरी लंबी लिस्ट बनाओ। ये काम करके तुम अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हो और माँ बाप से पैसा लेने की जरूरत नहीं। अब देखो ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन का एक काम ये भी है, ये भी स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट क्या कर रही है, पढ़ने जा रही है और जब घर से चली थी तो अपना पैजामा फाड़ ली। देख रहे हैं ये पैजामा क्यों फाड़ ली? इनको बताने की जरूरत है कि अगर घर से बाहर जाएं तो पैजामा फाड़ के जाने की जरूरत नहीं है, पैजामा पहन के जाओ। ठीक है, ये हमारा कल्चरल बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये भी हमारी ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन का काम है। ये देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि कपड़ा पहन लेते, और ये हैं इन्होंने कपड़ा खरीद के फाड़ लिया, फाड़ लिया। देख रहे इनको देखो, अगर ये फाड़ने था तो कपड़ा पहनने की क्या जरूरत थी? ये भी ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन का काम है, जीएसयू का, कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कुछ तो रेशनल होना चाहिए। आजादी का मतलब ये थोड़े बदतमीजी करोगे, आजादी और बदतमीजी में फर्क। ना तो हम इसे अपने परिवार में परमिशन देंगे, ना समाज में परमिशन देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, और ये देखो बेचारी ईंट ढो रही है और बच्चे को पीछे लटकाए हुए। एक तरफ ये जीवन है, एक तरफ ये जीवन है। ये अच्छा है क्या? ये अच्छा नहीं है। इसलिए एक इंटरनेशनल संधि होना चाहिए, भागीदारी और शांति पर विश्वव्यापी संधि है। ये जीएसयू गैप के लिए काम करेगा। कोई पूछे कि जी आप तुम्हारा संगठन किस लिए काम करता है? टायर जलाने के लिए? तो आप बोलो हमारा संगठन टायर जलाने के लिए नहीं, हमारा संगठन किस लिए काम करता है? गैप। पूरे संसार के, दुनिया के लोगों की एक संधि होगी, एक समझौता होगा जिसमें ये भयंकर गरीबी अभी खत्म कर दी जाएगी, और ये जो सब जगह युद्ध, मार काट, लड़ाई कर रहे हैं वह शांति के लिए और ये खाई खत्म करने के लिए संगठन है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जीएसयू के मेंबरशिप के बारे में। जीएसयू का किट होता है, किट, ये देख रहे हैं, ये लिफाफा है जिस पर लिखा रहता है ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन मेंबरशिप किट। किट नंबर 18 मतलब सन 2018, EN मतलब इंग्लिश, आगे नंबर रहता है, जो खाली जगह है यहाँ नंबर रहता है 2, जिसके पास जा रही है फ्रॉम इंचार्ज मेंबरशिप सेल ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन, विश्व परिवर्तन भवन, दिल्ली। आगे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, पॉलिसी, कुछ बातें। इस लिफाफे के अंदर कई सामान रहती है। क्या क्या रहती है? एक तो रहती है प्राइमरी मेंबरशिप का फॉर्म, ये देखें, ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन लोकतंत्रवादी विश्व संघ की एक इकाई, ये गॉड की एक इकाई है, और प्राइमरी मेंबरशिप का फॉर्म है जिसमें नाम, पिता का नाम, उत्तराधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, स्त्री या पुरुष क्या है, आधार नंबर, उम्र, वोटर आईडी, गांव, ब्लॉक, तहसील, विधानसभा, जिला, प्रदेश, वतन, प्रराष्ट्र, राष्ट्र, देश, और नीचे लिखा रहता है कोर्स, आप कर क्या रहे हो, बीए की, एमए की, इंटर के, हाई स्कूल, ईयर, रोल नंबर आपका क्या है, आपके कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ये लिखा रहता है। इसमें सिटीजनशिप लिखा रहता है कि आप दुनिया में, आप देश के लेवल पे रहना चाहते हो
कि पड़ोसी देशों में भी आना जाना चाहते हो, कि आधे संसार में आना जाने का अधिकार चाहते हो, कि पूरी दुनिया में फ्री में घूमने का अधिकार चाहते हो, ये भी पूछा जाता है। और ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन के उद्देश्य लिखे रहते हैं। इसमें लिखा रहता है वोटरशिप क्या है, साझा धन क्या है, इसके बारे में लिखा रहता है कि क्या वोटरशिप पाने का अधिकार और वोटरशिप टैक्स लेने का कानून बनना चाहिए, टिक करो हाँ कि नहीं। वोटरों द्वारा हर महीना अपने साझे धन का किराया सरकार द्वारा 18 साल की उम्र में वोटर बनते ही प्रत्येक छात्र के खाते में डालना चाहिए, हाँ कि नहीं। मशीन के परिश्रम से, प्रकृति आत्मिक भगवान द्वारा दी गई फ्री संपदा से, सरकारी तंत्र की मौजूदगी से पैदा धन, ये बंटना चाहिए कि नहीं बंटना चाहिए? बंटना चाहिए तो हाँ, नहीं बंटना चाहिए तो नो। ये सब क्यों बोला जाता है? जिससे कि बच्चों के, अगर ये सरकार कुछ पैसा देने लगे 18 साल में, तो कोई बच्चा स्कूल नहीं छोड़ेगा। 6,000 रुपए मिलने लगेगा तो हर बच्चा जहां तक पढ़ना वहां तक पढ़ेगा। नहीं तो माँ बाप कहते हैं अपने बेटे को, बेटा लो अब पढ़ाई छोड़ दो, हम नहीं खर्चा उठा पाए। तो जब बच्चे के नौकरी की बात आई, थोड़ा सा बढ़िया पढ़ाई की बात आई, तो लोग पढ़ाई करते। घर में इतना टेंशन है, पैसा नहीं है, अब वो पैसे के बारे में सोच रहा है, पढ़ेगा। अब जिनके पास पैसा है वो पढ़ने में दिमाग लगा रहे हैं, जिनके बच्चों के पास पैसा नहीं है वो पैसा कहां से आए इस पर दिमाग लगा रहे हैं, तो वो पिछड़ जाते हैं कंपटीशन। अगर वोटरशिप मिलने लगा तो ये फायदा हो जाएगा कि टेंशन खत्म। आगे इसी तरह लिखा है सांसदों के बजाय गांव के प्रधानों को प्रधानमंत्री का चुनाव का अधिकार मिले, मिले कि ना मिले? हाँ ना करवाइए। किसी दूसरे देश में अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए जाने के लिए छात्र के वीजा की शर्त हटाई जाए। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी देश में पढ़ने के लिए जा रहा है तो वीजा पासपोर्ट का नियम लागू नहीं होना। ये वीजा पासपोर्ट का नियम हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए? अगर वो कहता है हाँ हटाया जाए तो उसमें टिक करवा लो। मतलब ये टिक इसलिए करा रहा है जिससे उसका ज्ञान बढ़े। सोशल मीडिया से जुड़े दो देशों के छात्र छात्राएं आपस में विवाह करना चाहें तो वीजा की शर्त हटाई जाए कि नहीं? अब मान लो कि इंडिया का कोई लड़की है और चीन का कोई लड़का है, या इंडिया की लड़की है, यूरोप का कोई लड़का है, दोनों ने फेसबुक पे प्यार कर लिया, शादी करना चाहते हैं, तो लेकिन सरकार कहते हैं हम तुमको अपने देश में नहीं आने देंगे, तुम वहीं फेसबुक पे प्रेम करो, शादी नहीं हो सकती। तो अगर दो देश के बच्चे आपस में प्रेम कर रहे हैं तो उनको शादी की इजाजत मिलनी चाहिए। अगर वो दूसरे देश में जाएं तो वीजा पासपोर्ट की शर्त नहीं होना। ऐसा किया जाए कि नहीं? तो इस पर टिक करवाओ हाँ ना। आगे गरीबी रेखा के ऊपर और नीचे के छात्रों को अपने ही आर्थिक वर्ष से MP MLA का चुनाव का अधिकार मिले कि नहीं? मतलब कि ये जो MP MLA रिजर्वेशन मिला था, ST को SC को रिजर्वेशन मिला, वो सारे अमीर लोग भर गए उसमें। तो अब जो गरीब हैं, मिडिल क्लास के हैं, साइकिल मोटरसाइकिल वाले SC ST हैं, 99% लोगों को तो रिजर्वेशन ही नहीं मिला। उनका रिजर्वेशन उनकी जात का अमीर खा गया, है ना। अब वो क्या कर रहा है, वो स्कॉर्पियो वाला है, बड़ा आदमी है, तो वो अपने ही जाति के लोगों को जबरदस्ती बर्बाद कर रहा है। तो कोटा होना चाहिए कि भाई अमीरों का कोटा 100 में 4 MP MLA वो बन जाए, मोटरसाइकिल वाले 36 बन जाए, 60 बन जाए साइकिल वाले, पैदल। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब अगर स्टूडेंट कहता हाँ जी होना चाहिए, अच्छी बात है, तो ठीक करो। अगर कहते नहीं ये बात अच्छी नहीं है, काट दो। ये फॉर्म भरते वक्त आगे लिखा है माँ बाप की गरीबी की सजा उनके बच्चों को न मिले, इसके लिए प्राइवेट और सरकारी शिक्षा एक समान है। मतलब क्या हुआ? किसी बच्चे के माँ बाप गरीब है तो माँ बाप गरीब है, बच्चे को तो कोई गलती नहीं। अब माँ बाप के गरीबी की सजा बच्चों को क्यों मिल रही है? आप पूछिए, जिसको मेंबर बनाइए उससे पूछिए, बताओ भाई ये सही है कि गलत?
अगर वो कहता जी गलत है, तो उसे कहे हम ये चाहते हैं कि सरकारी शिक्षा प्राइवेट शिक्षा एक बराबर, या तो सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएं या फिर सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएं। एक ही होना चाहिए, पढ़ाई दो ढंग की नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर बच्चा कहता है कि नहीं जी हाँ होना चाहिए तो ठीक, और नहीं होता तो फिर काट। आगे आज के एकीकृत विश्व में दो देशों में नफरत फैलाकर मध्य वर्ग के परिवारों के बच्चों को सेना में भर्ती करके आपस में कटने मरने को विवश करने पर रोक लगाने के लिए दक्षिण एशियाई वतन और पूरे संसार का एक प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? अब मतलब लोगों को ये समझाना कि देखो इंडिया से बांग्लादेश से लड़ाई होती है, सेना में भर्ती किए जाते हैं, बांग्लादेश वाले गरीब किसान मजदूर के बच्चे भर्ती कर लेते हैं, इंडिया वाले भर्ती करते हैं वही किसान मजदूर गरीब बच्चे में, और फिर कहते हैं तो उसकी छाती में गोली मार, उसकी छाती में गोली मार, दोनों छाती में गोली मरवाते हैं। और दोनों देश के जो अमीर लोग हैं अपने बच्चों को आज सेना में भेजते नहीं, तो वो मजे करते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं, आज इतने आदमी मर गए, आज 500 सेना के लोग मर गए, बहुत बढ़िया, उनकी लाश दिखाओ सब जगह टेलीविजन में, मर गया। ये कौन सी सभ्यता है? इसलिए हम सारे लोगों की पड़ोसी देशों का एक राजा चुनेंगे, एक प्रधानमंत्री, और पूरी दुनिया के एक प्रधानमंत्री। अगर दो प्रधानमंत्री और आ जाएं तो लड़ाई झगड़ा युद्ध बंद हो जाए। होना चाहिए कि नहीं? अब यार किसी से पूछेंगे, अगर वो कहता जी होना चाहिए तो मेंबर करो, साइन करो, होना चाहिए तो करो। इसी तरह आगे पॉवर्टी लाइन यानी पीएल समाज के छात्रों को एमपी एमएलए सरकारी और जजों की कुर्सियों पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? मतलब मिडिल क्लास को, बीपीएल वालों को अलग से रिजर्वेशन मिले कि नहीं मिले? क्योंकि अमीर लोग सब कब्जा कर लेते हैं, हर जाति का अमीर आदमी अपने ही जाति के लोगों का दुश्मन है, इसलिए रिजर्वेशन में कोटे में कोटा होना चाहिए। आप अगर हाँ कहता तो हाँ, नहीं तो ना। उत्तराधिकार के तहत खरपतियों के बच्चों को असीमित धन पाने का अधिकार है, इसकी सीमा बननी चाहिए कि नहीं? एक गरीब आदमी है, अपने बच्चे को कुछ नहीं दे पाता, उसके पास कुछ है ही नहीं, अमीर आदमी के अपने बच्चों को मरने लगा तो सारी दौलत देके मर गया। इस पर कोई लिमिट बननी चाहिए कि भाई 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ मिलेगा, बाकी सरकार के पास जाएगा, सारी जनता फटेगी। ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं? तो अगर वो कहे हाँ जी बनना चाहिए तो ठीक करो यार, अगर जो नहीं है तो बहुत गलत बात है, तो चलो काटो इसको, भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक करो, नहीं काटो। आगे एनजीओ और राजनीतिक दलों में काम करने वाले छात्रों को सरकारी खजाने से वेतन मिलना चाहिए कि नहीं? ये जितने जैसे वीपीआई है, जीएसयू है, अब जीएसयू में जो लोग काम करेंगे इनको वेतन मिलना चाहिए। एक कानून बनना चाहिए कि जितने जीएसयू में काम करने वाले हैं सबको सैलरी मिलनी चाहिए सरकारी नौकरी की तरह। अब उनसे बोलो जी मिलना चाहिए कि नहीं? तो कहें अजी तो ये तो सरकार नहीं है। अरे तो सरकार नौकरी दे दे, सरकार नौकरी दे दे तो जीएसयू काम करेंगे ही। जब सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, सरकार काम नहीं दे रही है, तो जीएसयू ने काम तो दिया। आज हमने देखो कितना काम बताया, सवेरे से कितने काम बताए हमने, काउंसलिंग करो, शादी की ट्रेनिंग, स्टेमिना की ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, इतनी बात, एक काम नहीं है क्या? हमने जीएसयू जितना काम बताया काम नहीं है? अगर ये काम है तो इसके ये काम करने वालों को पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? कौन देगा? सरकार दे। अरे ये भी सरकार का ही काम था, सरकार नहीं कर रही इसलिए हम कर रहे हैं। तो जिनको सरकारी नौकरी मिल जाए वो जाना सरकार की नौकरी करके पैसा ले लेना, और जिनको सरकारी नौकरी ना मिले वो जीएसयू में आ जाना और वीपीआई में आकर के यहाँ काम करके पैसा ले लेना। एक ही बात ठीक है। अगर वो कहे हाँ जी पैसा मिलना चाहिए तो चलो ठीक करो, अगर देश बर्बाद हो जाएगा तो चलो काटो, मत करो, काटो। आगे प्रदेश सरकारों को मिले छोटे नोट छापने का अधिकार और टीवी चैनलों के हमले से सांस्कृतिक सुरक्षा का अधिकार। मतलब मुख्यमंत्री को एक पावर मिले
कि वो 10 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट खुद ही छाप, उसे दिल्ली से छपाने की जरूरत नहीं हो रही है। अरे दिल्ली वाले 500 के नोट छाप लें, लेकिन गुवाहाटी वालों को 100 रुपए तो छापने का अधिकार मिलना चाहिए। जब इनको नोट छापने के अधिकार नहीं तो ये कहां की सरकार है? क्या हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए? तो अगर कहें हाँ जी हाँ, छोटी नोट छापने का अधिकार इनको मिलना चाहिए, बड़ी नोट ऊपर वालों, तब ठीक है, टिक करो टिक। आगे और शिक्षण संस्थाओं में जातिगत आरक्षण हटाकर गरीब छात्रों को आरक्षण दिया जाए। ये जितनी जाति के नाम पर रिजर्वेशन मिला है सब खत्म कर दिया जाए, पूरी कंट्री एंड कर दिया जाए। बीपीएल, एपीएल इसके नाम पर कर दिया जाए, हाँ कि ना? तो कहीं बहुत गलत बात है, चलो काटो। अगर हाँ यस, सर्वे है तो सर्वे और अवेयरनेस ये 2 चीजें, ठीक है ना? आगे आरडीआर, ये आरडीआर आपको मेंबर बनने के बाद, अच्छा इसकी मेंबरशिप 100 रुपए की होती, मालूम? कोई आदमी को, किसी बच्चे को आप एडमिशन लेंगे, मेंबर बनाएंगे तो 100 रुपया लेंगे, और 100 रुपया लेंगे तो उसको 2 नोट देंगे, महात्मा गांधी वाली नोट लेके भरत गांधी वाली नोट देना, बात ठीक है? उसपे एक 75 के नोट और एक 25 के नोट, 2 नोट उसको देना, और नोट का नंबर यहां लिखना है। और भुगतान का प्रकार यहां नकद के ऑनलाइन, आपने जो पैसा दिया वो कैश लिया या मोबाइल से कटवाया, तो ऑनलाइन पैसा। ये है प्राइमरी मेंबर बनने का फॉर्म, ठीक है? और ये मेंबरशिप का फॉर्म कैसे भरा जाता है? ये इंस्ट्रक्शन शीट भी साथ है, अगर किसी को भरना ना आए तो ये बारीकी से पढ़ लो, ये हिंदी में और इंग्लिश में, एक पेज में ये पढ़ लो। और जब मेंबर बन जाए तो उसको एक प्रमाण पत्र दे दो, ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन प्राइमरी मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये प्रमाण पत्र उसको दे दो। एक प्रमाण पत्र दे दो और 2 नोट दे दो, 100 रुपए दिया तो 100 आरडीआर वापस कर दो, और क्या कर दो? एक आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र दे दो। अब जीएसयू क्या है? जीएसयू कैसे, कहां काम करती है? ये जो संगठन देख रहे हैं, ये एमजीसी, ये है मिशन फॉर ग्लोबल चेंज। जीएसयू इसके अंदर काम करता है। इसके अंदर कौन है? जीओडी, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी। इसके नीचे कौन है? जीएपीपी, ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पॉवर्टी एंड पीस, पार्टिसिपेशन एंड पीस, और ग्लोबल सिटीजन्स फंड जो नोट छापती, ठीक है? आरडीआर। गैप के नीचे क्या है? नेफर, स्कूल चलाने के लिए, जीसीपीसी ये डांस करने के लिए, कल्चरल प्रोग्राम, बिहू के लिए, बोड़ो के लिए। वह क्या है? ये पार्टियों का गठबंधन है। और गाइड क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, ये कंपनियों को जोड़ने के लिए है। सीपीआर क्या है? कैंपेन फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म है। इसी में एक आ रहा है जीएसयू, ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन, जो गैप के अंडर में काम करेगा, और गैप गार्ड के अंडर में, गार्ड विश्व परिवर्तन मिशन में है, यानी ये सब विश्व परिवर्तन मिशन में काम करेंगे।